पीपी हेड इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 14। श्री नरेंद्र का 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता निम्न प्रकार से था। पहले ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है और उसके बाद में P&L अकाउंट दिया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट में इधर सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहली बात जो हमें समझने की है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसमें अलाउड डिसअलाउड नहीं लगाना होता है, क्योंकि सारा ही सही होता है। बिजनेस के ही खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं, अन्य कोई अकाउंट में लिखते नहीं हैं। तो ये सीधा सीधा चलता है, यानी इसमें अलाउड और डिसअलाउड का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, अगर कोई गलती कहता है कि ये गलत लिखा हुआ है तो उसको आप सही करेंगे। अदरवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में अलाउड डिसअलाउड नहीं लगाना होता है। इसमें जो लिखा है वो सब सही है, यानी सारे अलाउड ही हैं। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आया 189,000। अब उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में P&L अकाउंट दे रखा है। P&L अकाउंट में आपको दे रखा है सारे खर्चे दे रखे हैं। अब आप इसमें जितने भी एक्सपेंडिचर हैं एक बार रीड कर ले खाली। रेट्स एंड टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सैलरी एंड बोनस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, employers contribution to RPF, legal expenses, provision for depreciation, traveling expenses, repair, entertainment expenses, rural development expenditure, advertisement expenses, miscellaneous expenses और उसके बाद में नेट प्रॉफिट। इसी तरह से इस तरफ हम देखेंगे तो इसमें आपके इनकम साइड में ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन, इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर, डिविडेंड, कंट्रीब्यूशन टू द RPF दे रखा है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है और उसके बाद में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। हमने सिर्फ इसको एक बार रीड ले लिया ताकि दिमाग में रहे, पर अन्य पॉइंट पढ़ेंगे फिर इसको हम वापस अलाउड डिसअलाउड पे आए। तो अदर पॉइंट्स देखते हैं। अदर पॉइंट्स में आपको दे रखा है अतिरिक्त सूचनाएं निम्न प्रकार से। सबसे पहले लिखता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में नंबर 1, प्रारंभिक एवं अंतिम स्कंद यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर किया गया है, बाजार मूल्य लागत से अधिक था। तो यहाँ पे बहुत सीधा सा नियम होता है, स्टॉक का वैल्यूएशन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो भी कम हो उस पर किया जाता है, ये नियम है। अब इसने क्या किया है, वो ये कह रहा है कि इसने लागत से भी 20% कम पे किया है, तो हमें उसे वापस 20% बढ़ाना होगा ताकि सही प्रॉफिट निकाला जा सके। क्लियर है ये बात? और साथ में ये भी बता दिया आपको कि बाजार मूल्य उससे अधिक था, तो अधिक था इसका मतलब करना तो कॉस्ट पे था, और उसने कॉस्ट पे नहीं किया बल्कि कॉस्ट से 20% कम पे किया है, तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? अब इसको बढ़ाने का कंसेप्ट क्या है, ओपनिंग स्टॉक को 20% बढ़ाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक को भी 20% बढ़ाएंगे, तो उससे प्रॉफिट पे क्या प्रभाव होगा, हमें केवल वो ही एडजस्टमेंट करना है। यानी हम दोबारा से ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाने वाले हैं, हम तो बस ये देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ा दिया, तो उससे प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज़। तो इसका भी बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ाए सबसे पहले, तो आपको ये तय करना है कि ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से, जैसे आपके जो भी ये ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा था उस ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाता है, तो क्या उससे प्रॉफिट कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ये तय करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब ओपनिंग स्टॉक जो है वो डेबिट साइड में आता है। डेबिट वो साइड है जिसमें खर्चे लिखे जाते हैं। तो यदि ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और दूसरी तरफ क्लोजिंग स्टॉक है जो इनकम की तरफ आता है।
यदि आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम दोनों की ही वैल्यू निकालेंगे, एक से प्रॉफिट बढ़ता है और एक से प्रॉफिट घटता है। फिर हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि दोनों से क्या इम्पैक्ट आता है, बढ़ा कितना और घटा कितना। उस डिफरेंस अमाउंट से हम प्रॉफिट को एडजस्ट कर देंगे। ये इसका बेस तरीका होता है किस तरह से करते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया कि उसको अपने को एडजस्ट प्रॉफिट में करना है। तो ओपनिंग स्टॉक इसमें 40,000 दिया हुआ है। प्रश्न में कहा है कि ये 20% कम है, तो हमें इसे 20% बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये 80% है, 100% पे इसको लाना है, तो इंटू 100/80 करना है। ये करने से इसकी वैल्यू आती है 50,000। इस 50,000 में से 40,000 घटा देंगे तो 10,000 अपने को इसमें बढ़ाना है। 10,000 बढ़ते ही प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, प्रॉफिट 10,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही इस तरफ करना है, इधर भी आपको 100/80 करना है। तो ये आता है 75,000। इस 75,000 में से 60,000 वापस घटाएंगे, यानी बढ़ाना कितना है, 15,000। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा, 15,000 से। तो 15,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा और इधर 10,000 से प्रॉफिट कम होगा, तो इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर लेंगे। तो फाइनली आंसर ये आया कि 5,000 प्रॉफिट बढ़ा दो। क्या करना है, 5,000 प्रॉफिट बढ़ाना है। तो अपने जब सवाल करेंगे उस समय वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो पॉइंट आएगा उसमें 5,000 से प्रॉफिट को बढ़ा देंगे और ये सारी चीज़ अपने वर्किंग नोट में लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इतना ही एडजस्टमेंट है। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट कहता है विविध व्ययों में एक कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर दी गई 1,500 रुपये की राशि सम्मिलित है। तो ये अलाउड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉई इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो आपके इसमें अप्लाई होती है। तो ये अलाउड हो जाएगा, और अलाउड हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही विविध व्ययों में लिखा हुआ है, तो 2 बार इसको नहीं लिखना है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो ऊपर जो सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उसमें ये लिखा हुआ है। अगला लिखता है थर्ड पॉइंट, कानूनी व्ययों में 500 रुपये बिक्री कर अपील और शेष एक देनदार से रकम वसूल करने हेतु चलाए गए मुकदमों से संबंधित है। तो ये भी अलाउड होगा, क्योंकि बिक्री कर सेल्स टैक्स की अपील करना कि सही नहीं है, गलत है, इस तरीके से, तो ये अलाउड ही होगा। और ये लीगल खर्चों में लिखा हुआ है ऊपर कानूनी व्यय में, तो इसको भी 2 बार नहीं लिखना है, ये सिर्फ अलाउड करना है, यानी हमें ध्यान में है ये अलाउड है, ना तो इसे प्लस करना है या माइनस करना। तो आपसे पूछे क्यों, तो कहेंगे सर कानूनी व्ययों में पहले से लिखा जा चुका है, तो 2 बार थोड़ी लिखेंगे कोई खर्चे। नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन 1800 स्वीकृत हाथ, अलाउड है। तो ऊपर जो डेप्रीशिएशन प्रश्न में दिया हुआ है, एक बार देखो कितना दे रखा है, तो वो तो डिसअलाउड कर देंगे, ये अलाउड करेंगे और माइनस का निशान लगा देंगे। उसके बाद में मरम्मत व्ययों में प्लांट की मरम्मत के 3,000 रुपये सम्मिलित है। तो ये भी अलाउड ही है, क्योंकि प्लांट का, मशीन का, इनका रिपेयर तो हो ही गए ही, है ना। तो ये 3,000 अलाउड लिखना है खाली, प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, क्योंकि मरम्मत व्ययों में ये पहले से लिखा हुआ है, रिपेयर एक्सपेंडिचर। छठा पॉइंट, विज्ञापन व्ययों में 3,000 रुपये एक राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित स्मारिका में विज्ञापन के सम्मिलित है। ये डिसअलाउड करना है और प्लस का निशान लगाना है। नेक्स्ट, आगे ग्रामीण विकास व्यय, रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये ऊपर 1,000 रुपये लिखा हुआ है। उसमें से वो कहते हैं 700 रुपये अनुमोदित संस्था को अनुमोदित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाने हेतु दिया गया भुगतान है।
तो 1000 में से 700 तो आपके अलाउड हो जाएंगे, 300 डिसअलाउड हो जाएंगे। ठीक है, तो डिसअलाउड 300 प्लस का निशान लगा दो। क्लियर? या एक और तरीका होता है, आप 1000 को डिसअलाउड कर दो और 700 अलाउड करके माइनस कर दो। पर इसमें ये तरीका ज़्यादा ठीक रहेगा, दो जगह पे अलग अलग लिखने की बजाय 300 रुपये सीधा डिसअलाउड कर दो। नेक्स्ट, 2000 रुपये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम के लिए अनुमोदित संस्था को दिए गए, जो विविध व्ययों में सम्मिलित है। तो ये भी अनुमोदित संस्था को दिए गए थे और किसमें सम्मिलित है? विविध व्ययों में। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जो है ये 2000 रुपये, इसे आप लिखे डिसअलाउड और प्लस का निशान। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए है ये, और वो छूट यहाँ पे नहीं मिलती है, मतलब बीपी हेड में उसकी कोई छूट नहीं है। नेक्स्ट, विविध व्ययों में 1000 रुपये अदत्त है, तो आउटस्टैंडिंग ये अलाउड होता है, इसका कुछ नहीं करना है, ये तो अलाउड है क्योंकि P&L अकाउंट दे रखा है, आउटस्टैंडिंग होगा, प्रीपेड भी होगा। प्रमाणित भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान, ये इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड RPF में कर्मचारियों का अंशदान भविष्य निधि खाते में जमा नहीं कराए। अगर जमा नहीं कराते हैं तो वो क्या हो जाता है? डिसअलाउड। कितना रुपए दे रखा है? 2100 रुपये डिसअलाउड हो जाएगा, प्लस का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट, नियोक्ता का प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान निर्धारित समय पर जमा करवा दिया गया था, तो उसने अपना जो हिस्सा था वो तो आराम से जमा करवा दिया, तो इसके लिए अपने को कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, उपरोक्त लाभ हानि खाता बनाने के पश्चात गत वर्ष 2019-20 के अंतिम दिन श्री नरेंद्र ने 30,000 रुपये के व्यापारिक स्टॉक पूंजी संपत्ति में परिवर्तित किया। तो उसने क्या किया? स्टॉक जो था 30,000 रुपये के व्यापारिक स्टॉक पूंजी संपत्ति में परिवर्तित किया, तो ट्रेडिंग स्टॉक था उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? एसेट्स में। परिवर्तन की तिथि को स्टॉक का उचित बाजार मूल्य 1 लाख रुपए था, स्टॉक के मूल्य को 30,000 से कम कर दिया गया तथा उसी राशि से संपत्ति के मूल्य को बढ़ा दिया गया। परिवर्तन किया गया स्टॉक अभी तक बिना बिका हुआ है। व्यापार का कर योग्य लाभ हानि निर्धारित कीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट, यहाँ पे देखो, इसमें 30,000 रुपये का स्टॉक था, यानी उसकी वैल्यू कितनी थी? 30,000 रुपये। उसको किस में कन्वर्ट करा? स्टॉक से एसेट्स में। ओके, तो जब आप इस तरह से कन्वर्ट करते हो कभी भी, तो जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू होता है, FMV, फेयर मार्केट वैल्यू, इस प्रश्न में कहा है कि उसकी वैल्यू कितनी थी? बाजार मूल्य 1 लाख था। तो जो 1 लाख है वो क्या माना जाएगा? उसका सेल प्राइस माना जाएगा। उसने क्या किया? कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को, कि जो था तो कितने का? 30,000 का, उसने उसे अपनी एसेट्स बना लिया। एक, तो इस पॉइंट में 30,000 की जो कॉस्ट थी उसका फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख है, तो हमें 1 लाख रुपए जो है वो सेल्स मानेंगे, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो चाहे एसेट्स कन्वर्जन में हो, उसे क्या माना जाएगा? सेल्स माना जाएगा। और सेल्स अगर 1 लाख बढ़ती है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना? तो प्रॉफिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाना है, इसमें करना सिर्फ इतना ही है अपने लोगों को। तो इसमें आप 1 लाख के पास में लिख दो प्लस, और इसमें इतना ही है। प्रॉफिट में अपने को 1 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू उसका जोड़ देना है। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन, ये इंग्लिश में अदर इंफॉर्मेशन आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन आर फर्निश्ड एज फॉलो।
इसका आंसर आएगा बीकानेर यूनिवर्सिटी 2006 में ये पेपर में पूछा गया है। देखिए इसमें रेंट अलाउड होती है, सन्ड्री एक्सपेंसेस सारा हिसाब नीचे अलग से कर लिया इसलिए ये कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी एंड बोनस अलाउड होता है, कंट्रीब्यूशन अलाउड होता है, कंट्रीब्यूशन अलाउड होता है, लीगल एक्सपेंसेस अलाउड है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये डिसअलाउड होता है। उसके बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलाउड है, रिपेयर अलाउड है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अलाउड है। रूरल डेवलपमेंट हम कर चुके हैं, है ना, आप इसमें डिसअलाउड कर सकते हैं, पीछे हमने कर रखा है। और एडवर्टाइजमेंट अलाउड है, मिसलेनियस अलाउड है, हो गया। यानी इसमें मुख्य रूप से आपको ये चीज़ लेनी है, ये हमने अदर पॉइंट में नीचे लिख लिया था, 1000 माइनस 700 करके लेना है। इस तरफ अब आप इनकम की तरफ आ जाए तो इनकम में आपके दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट अलाउड है, कमीशन अलाउड है, इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर तो ये भी अलाउड है, डिविडेंड डिसअलाउड है, इसे माइनस करना है। उसके बाद में आपके कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ ये हम पहले ही कर चुके हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग ये डिसअलाउड है, पूंजीगत प्राप्ति हो गया ये, तो ये इसे लेस करना है। तो दोनों ही चीज़ें आ गई। एक अपने डेप्रिसिएशन का पहले से लिख ही चुके हैं, इस पर डेप्रिसिएशन ऊपर आया था क्या? कहीं पे नहीं आया था डेप्रिसिएशन लिखा, वो अलग बात है, बस इतना ही है। चलो अब अपने इस प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे नेट प्रॉफिट वो आपके दिया हुआ है 1,66,000 एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस अपने को ऐड करने हैं, तो जल्दी से आप एक बार पहले काउंट कर लो कौन कौन से हैं। पहले ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, तो नंबर 1 प्रोविजन फॉर डेट, वो आपके कितना है 1500। नंबर 2 रूरल डेवलपमेंट, तो उसमें 1000 माइनस 700 बराबर 300। नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टी, एडवर्टाइजमेंट 3000। फिर उसके बाद में 4th अनपेड कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 2100। फिर 5वां डोनेशन है टू नेचुरल रिसोर्सेज, कितना है 2000। ये सारा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1,70,000 75,400। सही है ये। अब उसके बाद में ऐड करो एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक अंडर वैल्यूएशन, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हमने सीखा था, तो उसमें आप लोगों को करना सिर्फ इतना ही है। क्लोजिंग स्टॉक कितना था बच्चों 60,000 था, और ओपनिंग स्टॉक कितना था 40,000 था। क्लोजिंग स्टॉक कितना ज़्यादा है 20,000 ज़्यादा है, इंटू कितना 10-20% कम किया था ना, इंटू 20/80 कितना होता है 5,000 आप इसमें जोड़ दो।
अब आप कहेंगे सर हमने सीखा तो अलग तरीके से था, पर चीज़ एक ही है। हमने उसमें 40,000 का अलग कैलकुलेट किया, 10,000, 60,000 का अलग कैलकुलेट किया, 15,000, फिर दोनों का डिफरेंस निकाला 5,000। इसमें हमने स्टॉक दोनों का ही डिफरेंस पहले निकाल लिया, 60,000 माइनस 40,000 तो 20,000। कौन सा स्टॉक है ये? क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, तो 20,000 का सीधा बट्टे 80 कर दिया क्योंकि 80 था, और इनटू कितना कम था 20%, तो सीधा 20% निकाल लिया, तो 20/80 किया। ये भी एक तरीका है करने का, और उस तरीके से करते हो तो भी 5,000 ही जोड़ना है, और ऐसे लिखते हो तो भी 5,000 ही जोड़ना है, पर इसमें वर्किंग नोट एक ही लाइन में आ गया। सही है ना? दोनों का डिफरेंस निकाला और सीधा अमाउंट कैलकुलेट कर दिया। तो दोनों ही तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। टोटल लगाएं 80,400। उसके बाद में लेस disallowed income and allowed expenses, ये हेडिंग आएगी। तो डिसअलाउड इनकम में एक है आपके डिविडेंड, कितना है? 5,000। दूसरा, हाँ, बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, कितना है? 16,500। उसके बाद में अलाउड टैप, प्रश्न में दे रखा है कितना घटाना है? 1,800। ये 3 पॉइंट एडजस्ट कर देंगे, कितना आएगा? टोटल बताएंगे। 1 लाख, आगे 57,100। उसके बाद में लास्ट एडजस्टमेंट 4, किसके लिए है? यूज ऑफ स्टॉक फॉर एसेट्स। तो 1,00,000 रुपए उसकी मार्केट वैल्यू थी, इसमें से कॉस्ट वैल्यू जो थी 30,000, वो घटा देंगे, तो 70,000 रुपये जो डिफरेंस है वो केवल अपने जोड़ देंगे। टोटल लगाए कितना आता है? कितना? 2,27,100। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? स्टॉक का भी एडजस्टमेंट आपको सिखा दिया और ये भी दोनों सिखा दिया, बहुत सिंपल सा था। शॉर्ट में कैसे करते हैं वो तरीका है।